लेट्स बाइक क्राइम की कहानी। हम तो बिहारी हैं भाई, है ना। कहीं भी जाएं उनके लिए बाहरी हैं। हम पर जंगल राज का ठप्पा है। पर सवाल यह है कि महाराष्ट्र का जंगल राज कब खत्म होगा। मैं दिन रात आपको बिहार की कहानी सुनाता हूं, शहाबुद्दीन की कहानी सुनाता हूं, यह दिखाने के लिए कि बिहार में जंगल राज कैसा था और हम कहां से निकलकर आगे बढ़े हैं। हम उस दौर को पीछे छोड़कर आगे निकलने में लगे हैं जिसने हमें दशकों से पीछे धकेले रखा था। लेकिन आज हम उस जंगल राज से उबर चुके हैं। एक बेहतर भविष्य की तलाश में घर, परिवार, शहर और राज्य को छोड़कर बाहर निकल आए हैं। पर हमें मिलता क्या है? ऐ बिहारी, ये भैया लोग हैं और अब तो लोग हाथ भी उठा दे रहे हैं। मतलब चल क्या रहा है? मैं पूछता हूं कि महाराष्ट्र का ये कैसा जंगल राज है? मतलब किसी को भी चलते फिरते पीट दोगे? क्या ये महाराष्ट्र का कोई कानून है कि अगर वहां कोई यूपी या बिहार का आदमी मराठी नहीं बोल पाएगा तो उसे मारोगे? अगर ये कानून नहीं है तो जंगल राज ही तो है ना। मतलब चुनाव में मराठी वोट पाने के लिए ये लोग गुंडागर्दी ही शुरू कर देंगे क्या? इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या कानून व्यवस्था है महाराष्ट्र में? कैसे एक खास पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतनी हिम्मत मिलती है कि वो खुलेआम किसी को भी थप्पड़ मार देते हैं? न सिर्फ थप्पड़ बल्कि किसी के भी ऑफिस पर पहुंचकर पथराव भी शुरू कर देते हैं, तोड़फोड़ मचा देते हैं। ऑनलाइन भोजपुरी स्टार को धमकी देते हैं कि उनके घर का एड्रेस रिवील कर देंगे ताकि उनके गुंडे जो हैं कार्यकर्ता उनके घर पे पहुंच जाए। और आपको पता है ये मराठी मानुस के ठेकेदार जो है, जिन्हें आज हिंदी और हिंदी बोलने वाले बिहारियों से, यूपी के लोगों से इतनी दिक्कत है, वही आपको अपने सेल्फ पब्लिसिटी के लिए हिंदी में इंटरव्यू करते दिख जाएंगे। वो भी कोई पॉलिटिकल बाइट नहीं जो लोगों के समझने के लिए बोल रहे हो, बल्कि पीआर इंटरव्यू जिसमें वो 90% हिंदी ही बोलते हैं। ये लोग बिहार और यूपी के लोगों से नफरत करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने की आस में बिहारी से मदद लेने पहुंच जाते हैं। हमसे काहे मदद मांगने आए थे? हम भी तो बिहार के ही हैं। मतलब इन्हें अपने यहां फिल्म सिटी बनाना है जहां सबसे ज्यादा हिंदी फिल्में ही बनती है। इन्हें हिंदी बोलकर यूट्यूब पर रीच लेना है, हिंदी भाषा से पैसा कमाना है। लेकिन यूपी या बिहार से कोई आदमी 10-20 हजार रुपए की मजदूरी करने वहां पहुंच जाए तो मराठी के नाम पर उनके साथ हिंसा करने लगते हैं। और इनका ये गुंडागर्दी वाला जो माइंडसेट है ना, ये नया नहीं है बल्कि दशकों पुरानी है। बाल ठाकरे के समय से ही, यानी मराठियों के बाला साहब ठाकरे के समय से ही, जिन्होंने नारा दिया था पुंगी बजाओ लुंगी हटाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कनेक्ट और आज पंचम प्रकाश की कहानियां में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में हिंदी भाषा के विरोध के नाम पर हो रहे गुंडागर्दी की, कि आखिर ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ और कभी खत्म होगा भी या नहीं, या फिर बिहार और यूपी के लोगों को यूं ही अपने देश में हिंसा का शिकार होना पड़ेगा। और आज तो कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको अंत में अपने एक्सपीरियंस को भी बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद बहुत से मराठी और बंगाली लोगों के बीच पला बढ़ा हूं, वो भी बिहार में। तो चलिए अब बिना और देरी किए सीधे सीधे मराठी जंगल राज के इस कहानी पर आते हैं। महाराष्ट्र में थप्पड़ से थाने तक पहुंची भाषा की लड़ाई, मराठी भाषा के सम्मान पर सियासी घमासान। एक दुकानदार को मन से यानी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने 8 थप्पड़ मारे। तो महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। यह कहानी शुरू होती है 1960 के दशक से। महाराष्ट्र नया नया बना था और उस वक्त बाला साहब ठाकरे नाम के एक करिश्माई नेता उभरे थे। उन्होंने मराठी मानुस का नारा दिया। उनका मकसद था महाराष्ट्र के लोगों को नौकरी और नौकरी मिलने के अवसरों में प्राथमिकता दिलाना। शुरुआत में उनका निशाना दक्षिण भारतीय और गुजराती लोग थे, क्योंकि उस समय मुंबई में व्यापार और नौकरियों पर ये लोग हावी माने जाते थे। तो शिवसेना ने तब क्या किया? वही जो आज भी
हो रहा है। उनके कार्यकर्ताओं ने दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की, दुकानों में घुसकर मारपीट की और कंपनियों पर दबाव बनाया कि वो सिर्फ मराठियों को नौकरी दे। ये सब एक डर का माहौल पैदा करने के लिए किया गया था और इसके पीछे बाला साहब का कहना था कि मराठी लोगों को अपने ही घर में दोयम दर्जे का नागरिक नहीं बनाया जा सकता है। उस समय उन पर कुछ मामले तो जरूर ही दर्ज हुए होंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई या सजा शायद ही कभी हुई, क्योंकि अक्सर इन घटनाओं को मराठी अस्मिता के नाम पर जायज ठहरा दिया जाता था। फिर 1990 का दशक आया। 92-93 में मुंबई में भयानक दंगे हुए। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद मुंबई हिंसा की आग में जल उठा। दंगे भड़कने लगे। भड़काने में बाला साहब ठाकरे की भूमिका साफ मानी गई। श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट में उन पर दंगे को उकसाने का आरोप भी लगाया गया था। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कमाल देखिए, पुराने मामलों में कानून की सीमाओं की वजह से वो रिहा हो गए। हालांकि उन्हें 1999 में वोट डालने से 6 साल के लिए प्रतिबंध किया गया था, क्योंकि उन पर धार्मिक आधार पर वोट मांगने का आरोप था। लेकिन इसके अलावा उन्हें इस हिंसा के लिए कभी कोर्ट में कोई भी बड़ी सजा नहीं मिली। अब इन दंगों वाली बातों से कहीं भी भाषा विवाद का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एक बात साफ है जो मैं इन सभी चीजों से आपको बताना चाहता हूं कि कानून का इन पर कोई खास जोर नहीं चलता था। जैसे साहबुद्दीन के लिए कहा जाता था ना कि बिहार के जंगल राज में उसे डी फैक्टो इम्यूनिटी हासिल थी, यानी कि आम लोगों के ऊपर लागू होने वाला कानून उस पर कोई असर नहीं करता था। कुछ वैसा ही यहां पर भी था और आज भी दिखता है, क्योंकि बाला साहब के बाद उनके भतीजे राज ठाकरे ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसे मनसे के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद राज ठाकरे ने 2006 में अपनी पार्टी लॉन्च करते ही मराठी मानुस का जो मुद्दा था ना, उसको फिर से गरमा दिया। लेकिन इस बार उनका सीधा निशाना थे हिंदी भाषी लोग, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी। आगे साल 2008 में इस कहानी का एक काला अध्याय जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये वो साल था जब मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हिंदी भाषियों के खिलाफ एक खुलकर गुंडागर्दी हुई थी। घटना थी रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग परीक्षा देने के लिए आए थे और मनसे कार्यकर्ताओं ने उन्हें निशाना बनाया। समझ रहे हैं ना आप? स्टूडेंट्स को निशाना बनाया गया। परीक्षा केंद्रों के बाहर ना परीक्षार्थी को पीटा गया, बसों और ट्रेनों से खींचकर उन्हें मारा गया, उनके हॉस्टल पर हमले हुए। मुंबई ही नहीं, नासिक, पुणे जैसे शहरों में भी यूपी बिहार के रेहड़ी पटरी वालों को, टैक्सी ड्राइवरों को और मजदूरों को निशाना बनाया गया। मनसे कार्यकर्ताओं ने उनके सामान को तोड़ दिए, उन्हें मारा पीटा। राज ठाकरे को तब इन हिंसात्मक घटनाओं को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। बिहार और झारखंड में उनके खिलाफ हत्या तक के मामले दर्ज हुए। हालांकि मुंबई पुलिस ने कई बार इन घटनाओं को हल्के में लिया। जैसे एक मौत को तो उन्होंने हादसा ही बना दिया था, जबकि पीड़ितों का दावा था कि उसे पीट पीट कर मारा गया था। इस हिंसा के बाद पता है, नासिक और पुणे से हजारों मजदूर ना डर के मारे अपने अपने घरों को लौट गए, जो यूपी से आए थे, जो बिहार से आए थे, कि महाराष्ट्र में उनके शहरों में हम रहेंगे तो हमें मार ही देंगे, इससे अच्छा है 2 पैसा ना कमाए लेकिन अपने घर वापस आ जाएं। और इससे फायदा किसे हुआ और नुकसान किसे हुआ, तो इसे समझिए आप। आपको पता है, सिर्फ उन मजदूरों का रोजगार नहीं छीना उनसे, बल्कि एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि इससे महाराष्ट्र के इंडस्ट्री सेक्टर को 500 से 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी हिंसा के बाद, जिससे महाराष्ट्र को ही हर तरह से नुकसान हुआ, आखिर इसके बाद उन नेता बने गुंडों का क्या हुआ जिसने ये सब कुछ किया या करवाया? तो हुआ ये कि राज ठाकरे गिरफ्तार हुए, लेकिन फिर छूट भी गए। उन पर कई मामले चले, लेकिन किसी भी बड़े मामले में उन्हें कोई ठोस या लंबी सजा नहीं हुई।
अक्सर राजनीतिक दबाव, पुलिस की ढिलाई या कानून के दांवपेच के चलते मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है। किसी भी बड़े लोगों के साथ ना ऐसा ही होता है। बार बार मैं शहाबुद्दीन का भी नाम इसीलिए लेता हूं कि उन पर तमाम इल्जाम लगे, सब कुछ हुआ जंगल राज में, बिहार के जंगल राज में बहुत सारे इल्जाम लगे, बहुत सारे पुलिस कार्रवाई होने को हुआ, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अंत में वो बचकर निकल जाते थे। ऐसा ही हो रहा है यहाँ भी। बहुत कुछ हो जाता है लेकिन होता कुछ भी नहीं है। हालांकि जब समय बदला तो नेताओं के तेवर भी कुछ बदलते चले गए। खुद बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनका रुख अब थोड़ा अलग दिखने लगा था। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए भी अभी हाल में ही कुछ साल पहले की बात है, 2008 जैसे बड़े पैमाने पर हिंदी भाषियों के खिलाफ हिंसा की कोई घटनाएं सामने नहीं आई जहां इतने मोटे तौर पर कोई गुंडागर्दी हुई हो। हालांकि हाल के दिनों में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर कुछ मुद्दों पर एक साथ आते दिख रहे हैं, खास करके हिंदी भाषा को थोपने के मुद्दे पर। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी हिंदी भाषा को स्कूलों में अनिवार्य करने का विरोध किया है। इसे मराठी पहचान पर हमला बताया है। हालांकि उनका कहना है कि वो हिंदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसे थोपना नहीं चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल मुद्दा है और बिल्कुल सही है। भाषा किसी पर थोपना सही नहीं है। अगर किसी की इच्छा है तो सीखे, फिर चाहे वो हिंदी हो या मराठी। अब इसके लिए जोर जबरदस्ती क्यों कि तुम्हें हिंदी जाननी होगी, तुम्हें यहाँ रहना है तो मराठी जानना होगा, जो इन दिनों महाराष्ट्र में खूब देखने को मिल रहा है। मनसे के कार्यकर्ता किसी को भी मराठी न बोलने के नाम पर पीट देते हैं। भला ये कौन सा गुंडागर्दी है? कौन देता है इन्हें ये पावर कि आप किसी को भी पीट सकते हैं, किसी को भी थप्पड़ जड़ सकते हो? अच्छा, ये लोग जो कहते हैं ना महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी बोलो, इनकी भी आपको असलियत जाननी चाहिए कि क्या ये सिर्फ मराठी में रहते हैं, सिर्फ मराठी ही बोलते हैं? और ये एक बहुत ही अहम सवाल है। क्या जो लोग महाराष्ट्र में दूसरे राज्य के लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं वो ये भूल जाते हैं कि मराठी लोग भी तो देश और दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर रहते हैं, बिना वहाँ की भाषा सीखे रहते हैं ना। इतिहास में देखो तो मराठा साम्राज्य के विस्तार के साथ मराठी लोग गुजरात के बड़ौदा, मध्य प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर और बुंदेलखंड और तमिलनाडु के तंजावुर जैसे जगहों पर जाकर बस गए। आज भी इन जगहों पर बड़ी संख्या में मराठी समुदाय रहते हैं और अपनी संस्कृति को बनाए हुए रहते हैं। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है। आज के समय में भी बात करें तो नौकरियां और बेहतर अवसरों की तलाश में लाखों मराठी लोग महाराष्ट्र के बाहर भारत के दूसरे राज्य में रहते हैं, जैसे दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, गुजरात, यहाँ तक कि बिहार में भी। और सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, खाड़ी के देशों में और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी बड़ी संख्या में मराठी समुदाय हैं। वे वहाँ महाराष्ट्र मंडल्स बनाकर अपनी संस्कृति और भाषा को जीवित रखते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, दूसरे देश में भी जाकर ये अपने भाषा को जीवित रख सकते हैं। लेकिन अगर इनके ही राज्य में कोई मजबूरी बस दूसरी भाषा बोले क्योंकि वो इतने जल्दी नहीं सीख सकता है, तो ये लोग उन पर थप्पड़ उठाते हैं। हालांकि मैं पूरे मराठी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ लोग हैं, बस कुछ लोग। अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इन मराठी लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाता है क्या, जैसा महाराष्ट्र में कुछ नेता हिंदी भाषियों के साथ करते हैं? कुछ जगहों पर हाँ, उदाहरण के लिए कर्नाटक के बेलगाम और महाराष्ट्र से सटे कुछ इलाकों में मराठी भाषी लोगों को बाहरी के तौर पर देखा जाता है और उन्हें हमले का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ये सब कुछ उतना बड़ा नहीं है जितना कि महाराष्ट्र में हर दिन हो रहा है, खास करके बीते कुछ दिनों में जैसा माहौल दिख रहा है, जैसा माहौल बनाया जा रहा है। मतलब ये कि ये साफ दिखता है कि क्षेत्रीय पहचान की राजनीति सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है और इसका जो है खामियाजा दोनों तरफ के लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि हिंसा के चपेट में सिर्फ एक तरफ के लोग नहीं आते हैं और आपके व्यवहार से ही सामने वाला भी आपके प्रति रिएक्ट करता है। हालांकि बड़े पैमाने पर मराठी लोगों को दूसरे राज्यों या देशों में उसी तरह से संगठित गुंडागर्दी का सामना नहीं करना पड़ता है जैसा हिंदी भाषियों ने महाराष्ट्र में झेला है और झेल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर दूसरे राज्यों में
इतनी आक्रामक संतान की भूमि वाली जो राजनीति है ना, वो देखने को नहीं मिलती है, जैसा कि महाराष्ट्र में शिवसेना या मनसे करती रहती है। आपको पता है हमारे देश का संविधान ना सबको कहीं भी रहने, काम करने और घूमने की आज़ादी देता है। आर्टिकल 19 के मुताबिक ये हमारा मौलिक अधिकार है, और जब कोई राजनीतिक पार्टी या नेता इस अधिकार का हनन करता है, मारपीट करता है और उकसाता है, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंसा भड़काने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आईपीसी की धाराओं जैसे कि दंगा, मारपीट, आपराधिक धमकी, सार्वजनिक शांति भंग करने और हिंसा के लिए उकसाने के तहत तुरंत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे जरूरी ये कि महाराष्ट्र पुलिस को निष्पक्ष होकर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि कोई खुद को कानून के ऊपर ना समझ सके। अब अंत में बात करते हैं उस अनुभव की जिसके बारे में मैंने कहा था कि मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो देखिए, बिहार में जहां मेरा बचपन गुजरा, वो जगह मधुबनी शहर का ज्वेलरी मार्केट है, जिसे बड़ा बाजार भी कहते हैं, जहां एक साथ 100 से 200 ज्वेलरी के छोटे बड़े दुकान हैं। कोई शोरूम है तो कोई वर्कशॉप, कोई छोटे छोटे कारीगर है जो ज्वेलरी डिजाइन करते हैं। और आपको पता है किसी भी ज्वेलरी को बनाने के लिए ना सोने या चांदी को गलाना पड़ता है, उसे मेल्ट करना पड़ता है। और सोने और चांदी को गलाने का यही काम महाराष्ट्र से आए हुए लोग करते हैं। काफ़ी समय पहले जब मैं बहुत छोटा था ना, तो मुझे याद है कि बस 1-2 परिवार ही थे जो यहाँ रहते थे, लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे लोग उस शहर का हिस्सा बन चुके हैं। वही लोग जो महाराष्ट्र से बिहार में अपने बिजनेस के लिए आए थे और वहीं बस गए। बेशक ये नंबर बिहार से महाराष्ट्र जाने वाले लोगों के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमने उन्हें एक्सेप्ट किया। आपको जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन मैंने कभी भी अपने शहर में, अपने मार्केट में इतने अलग अलग राज्य के लोगों के होते हुए भी भाषा को लेकर कोई विवाद होते हुए नहीं देखा। उन लोगों में से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन इस बात को लेकर किसी ने भी कोई बदतमीजी नहीं की। आज की तारीख में वो हमारे यहाँ नहीं बल्कि हमारे बीच के बन गए हैं, जैसे वो कभी बाहर से आए ही ना हो। और बात सिर्फ मराठी नहीं, ज्वेलरी की सफाई करने के लिए बहुत सारे लोग बंगाल से भी आते हैं। और आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ, हमारे शहर की जो भाषा है वो हिंदी है ही नहीं। हम मैथिल हैं और मैथिली बोलते हैं, लेकिन कभी भी किसी ने उन्हें ये नहीं कहा कि भाई तुम मैथिली में बात करो क्योंकि तुम यहाँ हो। सभी ने एक भाषा को चुना जो मुंबई में बनने वाले फिल्मों की वजह से ही लगभग भारत के हर राज्य के लोगों को थोड़ी बहुत तो आती ही आती है, जो कि हिंदी है। एक चीज़ और आपको बताऊं, हमारे शहर में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आए थे जो कि मराठी थे, लेकिन उन्हें हमारे यहाँ का भाषा इतना अच्छा लगा, मैथिली इतना अच्छा लगा उन्हें कि उन्होंने प्रॉपर मैथिली सीखने की कोशिश की और कई जगह पर वो मैथिली बोलते भी पाए गए, वो भी अपने पसंद से। उन्हें उन पर किसी ने थोपा नहीं कि आपको ये भाषा बोलनी है, उन्हें खुद अच्छा लगा और उन्होंने बोलना शुरू किया। बेशक महाराष्ट्र में भी ऐसे लोग जरूर होंगे जो बिहार यूपी से जाते होंगे और वहाँ पर वो जाकर मराठी भी बोलते होंगे, सीखते होंगे, लेकिन हर किसी के लिए भाषा, दूसरे भाषा को सीख लेना इतना आसान नहीं होता है। अगर आप उनसे किसी और भाषा में कम्युनिकेट कर सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब मैं यहाँ हिंदी की कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक अपील कर रहा हूँ कि भाषा के नाम पर हिंसा कहीं से भी जायज़ नहीं है। आप अपनी भाषा बोलिए, दूसरे की समझने की कोशिश कीजिए और चुनावी राजनीति से उठने वाले भाषा की लड़ाई से दूर रहिए। नहीं तो ये नेता लोग तो गुंडागर्दी करके भी बच जाएंगे, लेकिन अगर आप इनके बहकावे में आकर किसी को मारने पीटने लगे ना कि तू ये भाषा बोल, तू वो भाषा बोल, तो आप सीरियस केस में फंस सकते हैं। आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा और आपकी गिनती अपराधियों में भी हो सकती है। इसलिए ऐसे किसी भी विवाद से दूर रहिए। ये सब एक तरह का चुनावी दौर है, चुनाव खत्म होते ही ये सब कुछ भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे अपनाने लगेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। अपनी भाषा बोलिए, दूसरे की समझने की कोशिश कीजिए और एक दूसरे से कम्युनिकेट कीजिए। किसी से बातचीत करना है ये बस एक माध्यम है, लेकिन अपने भाषा को भूलना नहीं चाहिए, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन इस चीज़ को लेकर विवाद बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी मेरे बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं
वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की इस कहानी को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज मैंने जोखिम लेते हुए ये कहानी की है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इसे पूरा देखेंगे, और जो अब तक देख रहे हैं उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद, और कितने लोग इसे शेयर करेंगे, क्योंकि इस तरह की कहानी जब मैं लेकर आता हूँ तो लोग बहुत कम ही देखते हैं। फिर भी मैं ये कहानी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये ज़रूरी है कि लोग जो आपस में एक तरह से भिड़ रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, और यही उम्मीद करता हूँ। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com. Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।